हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत चौहान और मैं हूं LIC विकास अधिकारी। अगर आप एजेंट हैं या आप कस्टमर हैं जो अपना फॉर्म एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है, कि एजेंट ने क्या भरा है, तो आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एजेंट के लिए इसलिए क्योंकि एजेंट को एक अच्छे से फॉर्म भरना आना चाहिए, आधा अधूरा फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फॉर्म नंबर 300। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ये प्रपोजर मतलब जो पैसा दे रहा है उसके लाइफ पे भरा जाता है। अब पहला सवाल आता है कि फॉर्म नंबर 300 किसके लिए है। ये फॉर्म नंबर 300 उनके लिए भरा जाएगा जो प्रपोजर होगा। प्रपोजर होगा मतलब जो एक तरीके से बीमे का पैसा देगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहली बात क्या बोला कि 18 या 18 प्लस के लिए ही केवल 300 नंबर का फॉर्म है। ठीक है, उससे नीचे वालों के लिए नहीं है, माइनस के लिए नहीं है। अब एग्जाम्पल ले रहे थे कि किसके लिए है। पहला कोई इंसान है जो 24 साल का है, ठीक है, और दूसरा इंसान है जो 18 साल का है। अब ये 18 ईयर वाला जो है खुद पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, इसकी जगह इसके फादर पेमेंट कर रहे हैं और ये खुद पेमेंट दे रहा है। ठीक है, तो 24 साल वाला है जो खुद पैसे दे रहा है, तो उसमें हम ये भरेंगे 300 नंबर का फॉर्म। बल्कि जहाँ पे फादर पेमेंट कर रहे हैं और इंसान 18 साल का है, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये है कि जो इंसान अपना खुद का बीमा ले रहा है या जो खुद के बीमे के पैसे दे रहा है उसी के लिए फॉर्म नंबर 300 है। ठीक है, बाकी के लिए 340 या 360 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वो फॉर्म भरा जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि किसको कौन सा फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म भरने का तरीका। अब जो बीमा ले रहा है वहाँ पे सबसे पहले उसका यहाँ पे फ़ोटो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको कोशिश करना है कि फॉर्म बहुत साफ साफ भरा जाए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में ये होता है स्कैन होकर होता है अपलोड। तो फॉर्म जो फिजिकल है वो कुछ ही टाइम के लिए है, पर जो अपलोड वाला फॉर्म है वो हमेशा के लिए है। और अपलोड करने पर आपकी राइटिंग और आपका लिखाई की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि एकदम साफ सुथरा फॉर्म भरें। ठीक है, अब यहाँ पे भरना है सबसे पहले कि जो है, अब सबसे पहला जो है आपके DO या CLIA का आपको कोड भरना है। ठीक है, अगर ये फॉर्म मेरा कोई एजेंट भर रहा होता तो वो यहाँ पे मेरा वो डालता DO कोड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ डालेगा एजेंट अपना कोड, एजेंट कोड। ठीक, वरना पता कैसे चलेगा कि किसके कोड में केस जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ एजेंट, ठीक है, एजेंट कोड। ठीक, फिर इसके बाद में आपको आ जाना डिटेल्स पे और कोशिश करनी है कि हमको जो डिटेल भरनी है वो एकदम कैपिटल लेटर में साफ साफ भरें। ठीक है, अब मैं आपको केवल वो चीज़ें भरना बताऊंगा पहले जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना बीमा पूरा नहीं होगा, मतलब जो कंपलसरी चीज़ें हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कुछ भी एज लूँगा, कुछ भी नाम लूँगा, ठीक है, और कुछ भी डिटेल लूँगा। ठीक, ये कोई इंसान का नहीं है, बस में कुछ भी लिख दूँगा मैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाएंगे उसके नाम पर। अब मान के चलो कोई इंसान है और ये फॉर्म जो है ना मैं भरना को एक लड़की के नाम पे भराऊंगा। ठीक है, क्योंकि लड़की में फीमेल क्वेश्चन लगता है तो वो सारा कुछ कवर हो जाएगा एक ही केस, एक ही एग्जांपल में, एक ही वीडियो में। ठीक है, अब मान के चलो कोई लड़की है जिसका नाम है रेखा। ठीक है, हमने रेखा यहाँ लिख दिया और रेखा ये एक्ट्रेस जो है उनको सोच के लिखा है मैंने। ठीक है, अब मान के चलो कि उनका कोई सरनेम है तो वो लिख देना है, पूरा नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई गुप्ता है, रेखा गुप्ता, तो हमने यहाँ उनका नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पूछता है फादर्स फुल नेम, जो ये रेखा है उसके फादर का नाम क्या है, तो मान के चलो हम लिख देते हैं अनमोल, तो यहाँ पे उनका नाम लिख दिया अनमोल गुप्ता। ये कोई भी असली इंसान नहीं है, बस एकदम मेरे दिमाग का रैंडम थॉट है। उसी के बाद में हमें भरना है उसकी रेखा गुप्ता की माँ का नाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि जो लाइफ इंश्योर्ड है, जिसका बीमा हम कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स भरी जानी है। अब रेखा की माँ मान लो जया गुप्ता, ठीक है, जो भी उनका नाम है। फिर उसके बाद में जो ये लाइफ इंश्योर्ड है या जिसका बीमा हम कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है, यहाँ पे आएगा फीमेल, क्योंकि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अगर ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर तो ट्रांसजेंडर। फिर हमको लिखना है कि उसका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, कि वो शादीशुदा है या नहीं है, वैवाहिक स्थिति क्या है। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अगर सिंगल हैं तो अनमैरिड लिखेंगे। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये मैरिड है। ठीक, अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 9 में हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, किसकी, रेखा गुप्ता की। अब मान के चलो ये हैं आज डेट है, आज ही की डेट ले लेते हैं 20 मई 1976। ठीक है, 76 ऐसे लिख दिया है। अब 76 से ये कितने साल की हो रही है ये हम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एज यहाँ पे लिखनी है साल में, तो ये है 49 साल की। कैलकुलेटर में क्यों लिखनी है, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस में अलग ही एक कॉन्सेप्ट चलता है एज का। ठीक है, नियर बर्थडे और लास्ट बर्थडे का, तो उस हिसाब से हमको ये फॉर्म भरना है। अब इसका अगला पार्ट है 9th का कि एज प्रूफ क्या सबमिट कर रहे हैं, कि 49 साल के हैं, इसके लिए क्या एज प्रूफ चाहिए। अब मान के चलो ये देते हैं अपना आधार, तो आधार लिख दो। ठीक है, या 10th की मार्कशीट देते हैं तो वो लिख दो, जो भी प्रूफ दे रहे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आधार लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 10 में पूछा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब वो आधार कार्ड दे रहे हैं, DL दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, जो भी है, या वोटर ID दे रहे हैं, तो हमको वो लिख देना है आधार। ठीक है,
फिर इसके बाद में वो आखिरी के 4 अंक पूछ रहे हैं, किसके, आधार के लास्ट 4 डिजिट्स। तो वो जो भी हैं मान के चलो 1 2 3 4, हालांकि होगा नहीं पर एम लिख दिया, 1 2 3 4 लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं हमको। फिर अब इसके बाद नीचे चलते हैं पॉइंट नंबर 11। अब ये पॉइंट नंबर 11 में जो रेखा गुप्ता हैं इनका क्या पूछ रहे हैं, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो भी किसके हिसाब से, जो आइडेंटिटी कार्ड हम दे रहे हैं ना, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके हिसाब से। अब मान के चलो कोई आधार कार्ड दिया है तो आधार में जो भी एड्रेस होगा वो हमको सेम यहाँ लिख देना है। तो मतलब क्या, आईडी वाला एड्रेस बिल्कुल सेम लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है पत्राचार के लिए या जहाँ पे हमको बॉन्ड भेजना है। आपको पता है ना कि एलआईसी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सब के सब जाते हैं किससे, डाक खाने से, ठीक है। तो बॉन्ड के लिए कैसे कौन से एड्रेस पे भेजना है उसके लिए हमको एक अलग एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। अगर कोई अलग जगह रह रहा है, अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं रह रहा, अब जैसे मेरा घर काशीपुर है पर मैं रहता कोटद्वार में हूँ, तो अब मेरे को कोटद्वार बॉन्ड चाहिए तो मुझे अपने कोटद्वार का एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो वापस सेम यहाँ पे ऊपर वाला एड्रेस लिख दो, ठीक है। और अगर अलग है तो यहाँ पे अलग वाला एड्रेस, ठीक है। फिर अब अगर आपने एड्रेस अलग दिया है तो इसके लिए आपको आईडी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना पता कैसे चलेगा कि ये आप ही का एड्रेस है किसी और का। इसलिए इसका जो प्रूफ है वो भी सबमिट करना है और ये यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये लिखा प्रूफ टू बी सबमिटेड। जो भी आप दूसरा एड्रेस दे रहे हो उसका अलग से आपको देना ही देना है। अब ये तो हो गया कि एड्रेस तक। अब आगे देखते हैं, अब लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब वो इंसान है तो आजकल फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो उसके घर में कोई यूज़ कर रहा होगा और इसकी एक ईमेल आईडी भी होगी। एंड्रॉइड चला रहा है तो बिना ईमेल आईडी के फ़ोन नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसका कोई फ़ोन नंबर होगा वो लिख देना है। मैं केवल रिवर्स में नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है बस एक एग्जाम्पल तौर में। अब फ़ोन नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर अगर यही है तो ये लिख दो, नहीं है तो कुछ और जो है वो लिख दो। अब ईमेल आईडी लिख देनी है यहाँ पे। मान के चलो रेखा गुप्ता का हमने नाम लिखा तो रेखा गुप्ता की ईमेल आईडी, और बिल्कुल साफ साफ, ठीक। अब इसके बाद में वो पूछ रहा है कि वो कहाँ का नागरिक है। तो अब इंडियन है तो इंडियन, ठीक है। अगर NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन तो ये, फॉरेन नेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ये, और अब ये चीज़ें हैं तो इसमें NRI क्वेश्चन भी लगेगा। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो रेसिडेंट इंडियन के होते हैं, तो अब यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन लिख दे या इसके ऊपर टिक कर दें ऐसे करके, ठीक है, बढ़िया से टिक कर दें। फिर पॉइंट नंबर 16, अभी पूछ रहा है क्या ये जो इंसान है ये कंट्री के बाहर टैक्स रेसिडेंसी है, अगर हाँ तो यस करे, अगर ना तो नो करे। तो अगर हाँ है तो यस करना है, ना करना है तो नो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 17 पूछा है क्या कि वो टैक्स देते हैं, तो अगर यस है तो यस और नो है तो नो, ठीक है। लिखना है हमको ये, ठीक है। अब टिक करोगे तो वो ठीक है, पर लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर अगली बात वो पूछता है पेन नंबर, जो भी उसका पेन नंबर है वो यहाँ लिख दीजिए अगर है तो, ठीक। और बड़ा केस है तो बिना पेन के नहीं होगा। और अगर कोई इंसान है जिसके पास GST नंबर है, जो पॉइंट नंबर 19 पूछ रहा है, अगर GST नंबर है तो यहाँ पे यस करके लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और अगर आप यस कर रहे हो तो उसके आगे GST नंबर भी लिखोगे आप, ठीक है। और नो में तो नो है ही। अब पूछ रहा है कि जिसका हम बीमा कर रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है और क्या काम करता है। अब सबसे पहले पूछ रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मान के चलो कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब कोई 10th है तो 10th, कोई 9th है तो 9th, कोई 12th है तो 12th, जो भी उनकी ग्रेजुएशन है वो लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद में पूछ रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या अभी क्या कर रहे हैं। अब मान के चलो कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट सर्विस, या कोई बिजनेस में है तो बिजनेस लिख दो, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लो। जो भी वो काम करते हैं वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अब इसके बाद में वो पूछ रहे हैं एग्जैक्ट नेचर क्या है। इससे पहले पॉइंट नंबर 3 है नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है। अगर वो एम्प्लॉयर है मतलब किसी के लिए काम कर रहा है, सर्विस पेशा इंसान है, तो उसकी कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी तो कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे लिख दो नॉट एनी, ठीक है। जो काम कर रहा है उसकी कंपनी का नाम आएगा और जो बिजनेस कर रहा है उसमें लिखना है नॉट एनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस के लिए। फिर अब अगला पॉइंट है वो पूछ रहा है एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ड्यूटीज़, कि उसके काम का असली स्वरूप क्या है, ठीक है। और खासकर उनके लिए जो पुलिस में है। अब कोई नौकरी कर रहा है तो उसमें लिख दो सर्विस, और अगर कोई पुलिस में है तो जो पुलिस में उसकी पोस्ट है डेजिग्नेशन है वो लिख दो उसमें, ठीक है। अब पूछा लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल हो गए काम करते हुए। अब मान के चलो कोई 2 साल से काम कर रहा है 2 लिख दो, कोई 6 साल से कर रहा है 6 लिख दो, कोई 10 साल से कर रहा है तो 10 लिख दो, ठीक है, 10 ईयर्स। फिर एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो अब जो भी उसकी सालाना इनकम है, सालाना एनुअल वो लिख दो। मान के चलो ये 80,000 रुपये कमाता है महीने के, तो 12×8 = 96, 9,60,000 रुपये उसकी तनख्वाह हो गई। अब पॉइंट नंबर 7 है क्या वो आर्म्ड फोर्सेस में, मतलब
आर्मी या किसी डिफेंस सर्विस में एम्प्लॉयड है, उसके लिए नौकरी करता है? अगर हाँ तो येस, और अगर ना करता है तो नो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम नो कर दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट, अदर्स में, और अगर वो आर्मी में नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन लगेगा जो आप अपने डिपार्टमेंट में जाके ले सकते हैं। अब जो अगला पार्ट है इसका, वो क्या बोलता है कि ये जो ऑक्यूपेशन है ये कोई स्पेसिफिक हजार्ड के लिए है, मतलब इनका काम किसी रिस्क में ज़्यादा हो ऐसा कोई काम है, या इनकी कोई आदत है, जो हॉबी है वो ऐसा ही है जो इनकी लाइफ पे रिस्क ज़्यादा कर सकती है। तो आपको करना है येस अगर है ऐसा, और अगर आपको करना है नो अगर ऐसा नहीं है। ठीक है, हम नो करके चलते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, क्या आपके खिलाफ कभी चार्जशीट फाइल हुई है या इन्वेस्टिगेशन हुई है या ऐसा कुछ क्रिमिनल में या सिविल डिफेंस में कुछ भी, इंडिया में या इंडिया के बाहर, मतलब मोटा मोटा कहूँ तो पुलिस की कानूनी कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो येस, अगर नहीं हुई है तो नो। हम सब कुछ पॉजिटिव लेकर चलेंगे, इसलिए सब नो लिखेंगे। ठीक है, हम ये सवाल कंसिडर नहीं कर रहे। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, क्या आप किसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, या आपकी फैमिली में या आपका कोई खास पड़ोस, मतलब नज़दीकी रिश्तेदार किसी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, मतलब कि किसी पार्टी से नेता है, नेता मतलब पद पे है या नहीं है। ठीक है, या उसके अलावा पूछ। ठीक है, अगर है तो यस करना है, अगर ना तो नो करना है। मैं नो इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मेजॉरिटी जो है वो नो ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, क्या LIC के पास में उसने पिछले 2 या 3 साल में बीमे करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। ठीक है, अब लास्ट 3 ईयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब केवल LIC इसमें जो है ना, आपको केवल LIC का नहीं, LIC के अलावा जो दूसरे इंश्योरर हैं उसका भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें जानकारी क्या मांगी जाएगी कि पॉलिसी इन्फोर्स है या सरेंडर हो गई है या लैप्स हो गई है, किसी भी तरह की पॉलिसी हो पर हो। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी है जो चल रही है या लैप्स हो गई है, जो सरेंडर हो गई है, तो उसकी हमें डिटेल देनी है। ठीक है, अब कोई पॉलिसी है तो उसका पॉलिसी नंबर यहाँ लिखना है, एक पॉलिसी तो यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पाँचवीं यहाँ पे, इससे ज़्यादा भी हैं तो अब इसका प्रिंट लेके अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन है, कौन सी कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है और उसकी ब्रांच कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लान और टर्म की डिटेल मांग रहा है, सम एश्योर्ड की डिटेल मांग रहा है, और टर्म राइडर सम एश्योर्ड भी पूछ रहा है, CI दे रखा है तो उसकी भी डिटेल है, ADDB का भी सम एश्योर्ड पूछा है, कब चालू हुई थी, DOC मतलब डेट ऑफ कमिटमेंट मतलब कब चालू हुई थी। ठीक है, अगर रिवाइव हुई है तो कब रिवाइव हुई है, और ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी रेट पे पॉलिसी इशू हुई थी या कोई स्पेशल केस पे हुई थी। स्पेशल केस मतलब कोई बीमारी होती है किसी को, मान के चलो कोई डायबिटिक है तो उसका इंश्योरेंस बढ़ जाता है, या किसी और रीजन से किसी भी केस में अगर प्रीमियम बढ़ता है तो वैसी पॉलिसी है तो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मेडिकल में है कि नॉन मेडिकल में है, अब पूछ रहा है कि पॉलिसी चल रही है कि बंद है। ठीक है, और अगर सरेंडर करी है किसी ने या लैप्स पड़ी है तो कब है। ठीक है, अगर उसकी डेट पूछा है तो ऐसे करके ये हमको सारी डिटेल्स भरनी है। और अगर ऐसा कोई इंसान है जिसने पिछले 3 साल में कोई बीमा नहीं लिया है तो हमको क्या करना है, सीधा सा एक काम करना है, और वो क्या है, हमको ऐसे करके एक लंबा सा नॉट एनी करके या नॉट एप्लीकेबल करके लिख देना है। अभी जो अगला पॉइंट है ना 14 का A, ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा बीमा कराए जिस पे एक्स्ट्रा पैसे लगाओ, या ऐसा कोई बीमा है जो आपने विड्रॉ कर लिया हो या आपको मना कर दी गई हो। अगर हाँ है ऐसा तो आपको उसकी डिटेल्स देनी होगी, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नो। ठीक है, तो इसका 14 का B पॉइंट क्या है कि ऐसा कोई बीमा है जो आपने पिछले 1 साल में वापस किया हो। ठीक है, या कॉर्पोरेशन ने एक्सेप्ट ना कराओ, अगर ऐसा भी है तो उसको भी करना है येस, और अगर नहीं है तो करना है नो। ठीक, अब यहाँ भरनी है डिटेल्स नॉमिनी और अपॉइंटी की। अब नॉमिनी तो सबको पता है ना कौन होता है, अब मान के चलो कि अपॉइंटी कौन होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले नॉमिनी का देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये कोई रेखा गुप्ता थी, अब इसको अपने हस्बैंड को, ठीक है, नॉमिनी बनाना है। ठीक, तो हम उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेम ऑफ द नॉमिनी। ठीक, उसके बाद 100% शेयर्स अलॉट कर देंगे। फिर जो नॉमिनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे हम, और वो कितने साल के वो यहाँ लिख देंगे। अब ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है बीमा धारक के साथ में, इनका रिलेशनशिप क्या है। अब ये हस्बैंड है तो हस्बैंड लिख देंगे यहाँ पे। तो ये तो क्या एक चीज़। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हो, मान के चलो ये अपने हस्बैंड के साथ साथ में अपनी मदर को बनाना चाहती हैं, तो जो मदर का नाम था जया वो यहाँ लिख देंगे। अब एक जने को तो हम 100% शेयर दे सकते हैं, पर 2 जनों को हम 100% दे सकते हैं ना, तो 2 को हम क्या देंगे, आधे आधे, मतलब 50% इनकम लेंगे, 50% इनकम लेंगे। या हम कैसे भी दे सकते हैं 30%, 40%, 50%, वो जो टोटल है ना वो 100% होना चाहिए। ठीक, अब मान के चलो अगर हमने इसको हस्बैंड को 30% दे दिया तो माँ को कितने देंगे, 70%। क्यों, क्योंकि टोटल आ जाएगा 100%। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉमिनी को कितने शेयर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो सारा प्रावधान है, बस आप अपने लाइफ इंश्योरेंस से पूछ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी माता जी की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ एज आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा मदर। ठीक है, अब फ़ोन नंबर,
डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉमिनी का। अब नॉमिनी की बैंक डिटेल्स भी मांग रहा है, तो आप बैंक डिटेल्स भी दे सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपॉइंटी कौन बनता है। अगर आप किसी नाबालिग को, ठीक है, नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बना सकते हो, पर यहाँ पे एक अपॉइंटी देना होगा। अब मान के चलो जया जी का कोई बच्चा है जो 16 साल का है, आप इसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो जब तक 18 साल का नहीं होगा इनका बच्चा, तब तक इनका एक अपॉइंटी होगा जो उनका लीगल गार्जियन के तौर पे आप कह सकते। नॉमिनी के साथ में उसका क्या संबंध है, मान के चलो ये अपने भाई को, जया अपने भाई को बनाना चाहती हैं, ठीक है। अब जो इनका भाई है वो इसके बच्चे के साथ क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, मामा, तो या इंग्लिश में लिखेंगे तो अंकल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप। फिर अपॉइंटी का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपॉइंटी का एड्रेस और यहाँ पे सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन। ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर कोई 18 साल से ऊपर का है इंसान जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। एक से ज़्यादा नॉमिनी बना सकते हो, किसको कितना शेयर देना है आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। और अगर कोई 18 साल से कम का है जिसे नॉमिनी बना रहे हो, तो हमें उसके लिए चाहिए अपॉइंटी। ठीक है, जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक वो अपॉइंटी का रोल रहेगा। इन हो रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे 18 साल हो जाएंगे, ये पैसा बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हमको सारी डिटेल्स देनी है कि नॉमिनी कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ। इसके बाद में वो क्या मांग रहा है, बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, किसके, बीमा धारक के। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। ज़्यादातर सेविंग होता है तो सेविंग पे गोला मार देंगे, टिक मार देंगे। फिर यहाँ पे उनका बैंक का अकाउंट नंबर लिख देंगे, यहाँ IFSC कोड लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे बैंक का। ठीक है, और इसके साथ में हमको क्या देना है, एक चेक देना है जो कैंसिल्ड होगा, या पासबुक की पहली फ़ोटो जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा है या तो कैंसिल चेक होगा या बैंक की पासबुक का पहला फ़ोटो होगा। ठीक है, अब इसके बाद में पार्ट आता है 2 कि प्रपोज प्लान डिटेल। अब हमको प्लान के डिटेल्स के बारे में भरना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इंश्योरेंस करवाने का ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सेविंग है, रिस्क कवर है, रिस्क एंड सेविंग कवर है। अब हम LIC कर रहे हैं तो इंश्योरेंस तो देंगे ही, तो सीधी सी बात है हम सेविंग एंड रिस्क कवर दे रहे हैं, तो या तो राउंड कर दो या टिक मार दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब बीमा किसके नाम पे हो रहा है, कि खुद के एक इंसान के नाम पे हो रहा है, या कोई एम्प्लॉय करवा रहा है, अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर करवा रहा है, या HUF हिंदू अनडिवाइड फैमिली के तौर पे हो रहा है, मैरिड विमेन प्रॉपर्टी के तौर पे हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, पर ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो इसमें होते हैं, तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, आप पूछ लेंगे उनसे एक बार। ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय वाला होगा तो आप किसी कंपनी में जाओगे तभी होगा। अगर आप कह रहे हो कि किसी इंसान के कि आप अपना बीमा ले लो, वो लेता है या अपने किसी बच्चे का लेता है, तो वो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको दे दें है डिटेल्स प्लान की। अब मान के चलो किसी ने करा है उत्सव, तो प्लान कौन सा हो गया, 771। टर्म कितने साल का है, मान के चलो 11 साल का है तो 11 लिख दिया। अब PPT कितनी है, 11 साल की है। ठीक है, या अब मान के चलो आपने लिखा 736, जीवन लाभ दे रहे हो, टर्म है उसका 25 साल, तो PPT उसकी कितनी है, 16 साल। ठीक है, ये लिख देना है। सम एश्योर्ड कितना है, मान के चलो 5 लाख है तो 5 लाख लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछना कि पेमेंट कैसी होगी, ईयरली होगी तो YLY, हाफ ईयरली होगी तो HLY, QLY, या जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो लिख देना है। ठीक है, और अगर मंथली है तो हमको लिखना है NACH। अब ऑनलाइन NACH कटेगा तो E-NACH, और पेपर वर्क से होगा तो केवल NACH। ठीक, अब उसके बाद पूछ रहा है कि राइडर्स कौन से देने हैं। ठीक है, सबसे पहला पूछा टर्म इंश्योरेंस का, अगर आप दे रहे हो तो लिखना है, और नहीं दे रहे हो तो नहीं लिखना। अगर आप यहाँ दे रहे हो तो यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड है, कितने का आप दे रहे हो उतना आपको यहाँ वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब मान के चलो आप नहीं दे रहे तो काट दो, अब क्रिटिकल इलनेस नहीं दे रहे हो तो काट दो। ठीक है, PWB नहीं दे रहे हो तो काट दो, और ना दे सकते हो जया को, क्योंकि जया को बच्ची तो है नहीं है, 18 साल से ऊपर की है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में अच्छा PWB कब तक एप्लीकेबल रहता है, ये अब मान के चलो किसी ने ये सवाल है आपके लिए, आप इसका आंसर मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में। अब मान के चलो किसी पिता ने अपने लड़के का या अपनी लड़की का एक केस लिया है, और वो लड़की 15 साल की है। ठीक है, अब 5 साल बाद उसके पिता की डेथ हो गई है, जब लड़की 20 साल की है। अब बताओ PWB कब तक लागू रहेगा, कि कब तक LIC किस्त वेव कर देगी या माफ़ कर देगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताना, अगर नहीं होगा तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद में जो हम नॉर्मली देते ही हैं या ADDB, तो इसको येस कर दो या टिक मार दो, और यहाँ पे अमाउंट लिख दो 5 लाख। ठीक है, अब एक सवाल और है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस दोगे तो उसका मेडिकल होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल मेडिकल हो, कैसा भी हो, कोई भी तरीके का मेडिकल होगा या नहीं होगा, ये 2 सवाल आपके लिए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर B क्या है, SSS पॉलिसीज़ के लिए, सैलरी सेविंग स्कीम्स के लिए है, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो या नॉट एनी। फिर अब पूछता है कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए, किसमें, इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो मैच्योरिटी मिल रही है वो LIC हर साल देगी थोड़ा थोड़ा करके, अगर चाहिए येस तो हाँ, और अगर ना तो ना। ठीक है, या डेथ बेनिफिट आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए, येस तो हाँ येस करना है, अगर नहीं चाहिए तो ना कर देना है। ठीक है, अब ये लिखा है LIC PWB के लिए, जब हम बच्चे वाला केस करेंगे ना तब मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, अब
ये PWB का अगर केस होता तब तो हम देखते भी, अभी बड़े का केस है तो ये पूछा है कि अब कंडीशन जो है इसके लिए आप एग्री करते हो, तो इसको तो आपको काट देना है, ठीक है। तो ये इनके मतलब का नहीं है, क्योंकि PWB हम JIG को दे नहीं सकते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, साइमल्टेनियस प्रपोजल। क्या अब मान के चलो कोई इंसान है, उसको आपने 10 लाख का समय बताया और साथ में आपने कहा 5-5 के 2 कर दो, ठीक है। अब आपको तो पता है ना 2 करने वाले हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो येस करोगे, आप उनको एक से ज़्यादा बीमा दे रहे हो तो येस करोगे, अगर हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर नहीं तो नो, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि साथ में किसी बच्चे का या स्पाउस का बीमा भी कर रहे हो, अगर येस कर रहे हो तो हाँ कर दो, वरना नो कर दो, नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि आपको फिजिकल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब बॉन्ड चाहिए, जो आपके घर में बॉन्ड आता है वो चाहिए, केवल ईमेल से काम चला लोगे, अगर ईमेल से चला लोगे तो नो कर दो, और अगर आपको चाहिए फिजिकल बॉन्ड तो येस कर दो, ठीक है। अगर NIA है तो लिख दो, अगर नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। इसके बारे में कभी और डिटेल में बताऊँगा मैं। इस वीडियो में हम केवल वही बातें देख रहे हैं जो कंपलसरी हैं एक बीमा लेने के लिए। अब उसके हेल्थ डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है हाइट और वेट बताओ विदाउट शूज़, ठीक है। अब मान के चलो कोई 165, उसकी हाइट और वेट लिख दो यहाँ पे जो भी है, ठीक। अब अगले पॉइंट में पूछ रहा है कि क्या पिछले 5 साल में ये किसी इसके पास गई थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में, जिसको सही करने के लिए 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा का टाइम लगा था, अगर ऐसा कुछ है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो येस है तो येस, नो है तो नो। और ये बहुत मेजर कुछ होगा तभी नो करना है। अब बीमारी है कि छोटा मोटा बुखार आ गया, कफ एंड कोल्ड आ गया, तो ये उसके लिए नो ही है, ठीक है। और अगर आपने येस भी करा ना तो उसमें क्या आपको बताना ही तो है कि हाँ कफ एंड कोल्ड हुआ था तो गए थे, या मेरे को बुखार हुआ तो गए थे, टाइफाइड हुआ था तो गए थे, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है ना कि जो आपकी लाइफ पे डेंजर बना हुआ है बात तक, ठीक। इसके बाद में क्या पूछ रहा है, क्या आप अपने काम से पिछले 5 साल में कभी इसलिए छुट्टी ली है कि आप बीमार हो, मेडिकल लीव ली है या नहीं ली है, अगर ली है तो येस, और अगर नहीं ली है तो नो, ठीक। अब ये बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं, अगर हुई हैं तो येस करना है, नहीं हुई है तो नो करना है, ठीक है। ऐसे करके एंड लिख देना है सब में, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा ना। अब ये पूछा है कि इसके अलावा जो ऊपर है उसके अलावा कोई और हुई है, अगर हुई है तो बता दो, तो यहाँ लिख देना है नॉट एनी, ठीक है। अगर हुई है तो बता देना, ठीक। अब पूछा है पर्सनल हैबिट्स के बारे में, क्या स्मोक करता है या दारू पीता है, अगर येस तो येस, नो तो नो, और अगर छोड़ दिया है तो कब छोड़ा है। अब मान के चलो कि कोई नहीं पीता, हम मान लें कोई नहीं पीता, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंकर है, नो। नार्कोटिक्स है, नो। कोई और ड्रग लेता है, नो, ठीक है। अगर यहाँ पे येस लिखते तो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो लिख दो येस, ठीक है। और अगर ऐसा कोई है जो करता था छोड़ दिया तो उसने बता दो कितना टाइम हो गया उसको छोड़े हुए, ठीक। या कोई टबैको लेता है इन द लास्ट 60 मंथ्स में उसने लिया है, ठीक है, तो यस कर दो, वरना नो कर दो, ठीक। अब इसके बाद में वो फैमिली की डिटेल्स पूछ रहा है। अब फादर की एज अगर है तो घर में जो जो लिविंग है मतलब जिंदा है उनकी डिटेल्स हमें यहाँ लिखनी है, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो डेथ के टाइम पे क्या एज थी और क्या कारण था वो हमें इस साइड में लिखना है। अब जो जो एज है और जो घर घर में है उनका लिख दो, और स्टेट ऑफ हेल्थ क्या रहेगा सबका, अगर गुड है तो गुड, नॉट गुड है तो नॉट गुड, ठीक है। अगर मान के चलो कोई था जिसकी डेथ हो गई तो यहाँ पे लिख दो डेथ एज, और यहाँ पे लिख दो उसका कारण, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि मैं फीमेल के लिए भरूंगा फॉर्म, बताऊंगा, जिससे कि आपको एक बार में सारे डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। अब ये जो वाला ऑप्शन है ना ये केवल फीमेल्स के लिए है, फॉर फीमेल प्रोपोनेंट्स ऑनली, ठीक है। अब ये पूछा है आर यू प्रेग्नेंट, अगर येस प्रेग्नेंट है तो येस, और नहीं है तो नो, ठीक है। और एक सवाल और है आपसे, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कितने महीने तक की प्रेगनेंसी या कितने हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में उसका बीमा हो जाएगा, भले ही मेडिकल के साथ हो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आखिरी डिलीवरी कब हुई थी, तो आखिरी डिलीवरी जानने का एक ही ऑप्शन है, सबसे छोटे बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ था, अगर हुआ था तो येस, अगर नहीं हुआ था तो नो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि किसी गायनिक के पास गए थे कि किसी अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, तो अगर कोई मेजर सीन रहा हो तो येस, वरना नो। अब हस्बैंड डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आएगा हस्बैंड का नाम, उसका व्यवसाय और उसकी एनुअल इनकम, ठीक है। अब हस्बैंड का इंश्योरेंस के बारे में पूछा है, अगर है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। और हाउस वाइफ होगा तो फिर बीमा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगी तो ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे पॉलिसी के नंबर लिखो, ठीक है, और कहाँ से लिया था उसकी डिटेल्स यहाँ लिख दो, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सम एश्योर्ड प्लान और प्रेजेंट स्टेटस, मतलब इन्फोर्स हैं, लैप्स्ड हैं कि सरेंडर हैं, वो हमें यहाँ लिख देना है। अब ये डिक्लेरेशन है जो पार्टी पड़ती है, वो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा। अब जैसे हमारी जो पार्टी है उनका नाम है रेखा गुप्ता, मैं लिखो रेखा गुप्ता, ठीक है। अब डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, मर्जी है आपकी, या आप पढ़ा सकते हो। अब डेटेड एट, इस यहाँ पे नाम लिखना है प्लेस का, कि जहाँ पे आपका पार्टी है, ठीक है, पार्टी के सिटी का नाम लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, आप पार्टी के सिटी में उसको घर जाके बीमा करके आए हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखनी तारीख, या महीना, यहाँ साल, यहाँ पे एजेंट के साइन होंगे,
ठीक है। और यहाँ पे होंगे पार्टी के साइन, लाइफ एश्योर्ड के, जिसका हम बीमा कर रहे हो। अब जो अगला सेक्शन आ रहा है ना, ये कह रहा है कि आपने हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को समझाया है, ठीक है, मतलब ट्रांसलेटर यूज़ किया है, अगर हाँ तो ये भर दो डिटेल, अगर नहीं है तो काट दो, ठीक है। और अगर कोई इलिटरेट है, थंब इंप्रेशन का है, तो फिर ये भरना है। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब ऊपर उसने पूछा था हमसे कि आपको जो डेथ बेनिफिट है या मैच्योरिटी बेनिफिट है वो एक साथ लेनी है या टुकड़ों में लेनी इंस्टॉलमेंट में, तो हमने ऊपर नो किया था, तो यहाँ भी नो लिखो। और यहाँ पे एक गलती क्या होती है ना कि बहुत सारे जो हमारे एजेंट्स हैं वो पार्टी यहाँ पे नो तो लिख देंगे पर यहाँ पर पार्टी के साइन नहीं करवाते। अब सवाल ये है कि नो है तो साइन क्यों करवाएं? साइन इसलिए करवाएं कि उसके नो में भी तो सहमति है, ठीक है। अगर येस है तो उसमें सहमति है, नो है तो सहमति है, तो सहमति का साइन है, येस और नो का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है। अब सेटलमेंट ऑप्शन कब मिलता है? जब ये कंडीशन होती है कि महीने का मैच्योरिटी में इतना 5,000 रुपये या साल का 50,000 रुपये, जिस भी ऑप्शन से चाहिए ना कि महीने के महीने चाहिए तो ये ऑप्शन इतना कम से कम होगा तो ही मिलेगा। डिटेल वीडियो सेटलमेंट ऑप्शन के ऊपर बाद में बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे है कि डेथ बेनिफिट अगर इंस्टॉलमेंट में लेना है, ठीक है, तो इसको कर दो। अब ये पूछ भी रहे हैं यहाँ पे सब कुछ, इसमें भी देखो पूछ रहे हैं ना कि आपको कितने साल का सेटलमेंट चाहिए, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जो भी है उसको आप मेंशन कर दो, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट अमाउंट पूछ रहे हैं, परसेंटेज बेनिफिट पूछ रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहे हैं, तो ये सब आपको भरना है अगर ये ऐसा। तो सेम डेथ में भी है और यहाँ भी आपको साइन करवाने हैं, ठीक है, पार्टी के, कभी ना करवाओ। तो इतना था आपका फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका पार्ट भी है वो क्या है, ACR भरना, ठीक है। तो ACR भरना मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक। और अगर आपको कोई डाउट हो, अगर ये वीडियो कोई LIC का एजेंट देख रहा हो या कोई पार्टी देख रहा हो या किसी को बीमे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और मेरा नाम है विनीत चौहान। मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ और ये है मेरा नंबर। अगर कोई पार्टी है, ठीक है, पार्टी मतलब जो अगर कोई क्लाइंट है या कोई कस्टमर है और वो इन एरिया का है तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है। मुरादाबाद, धामपुर, काशीपुर और ऑफकोर्स कोटद्वार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुरादाबाद के पास में जसपुर का है तो वो कॉल नहीं कर सकता। इन एरिया के आसपास के किसी भी गांव में या शहर में आप हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।